की लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 3 टॉपिक हैं। पहला है एक्टिवेशन फंक्शन की बात हम करेंगे। दूसरा हम इंशाल्लाह रैंडम इनिशियलाइजेशन क्या होती है। रैंडम इनिशियलाइजेशन से मुराद के वेट्स को जो हमने, यानी कि ये रैंडम इनिशियलाइजेशन किसकी है, वेट्स की। तो उसके अंदर हमें क्यों ज़रूरत है कि हम जब भी वेट्स को इनिशियलाइज करें वो हम रैंडम वैल्यू के साथ करें। आज से पहले तक जो आपने वेट्स को इनिशियलाइज किया वो ज़ीरो से इनिशियलाइज किया, मतलब शैलो नेटवर्क के अंदर आपने ज़ीरो से जो है वेट्स को इनिशियलाइज किया, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही हम न्यूरल नेटवर्क विद 2 लेयर्स की बात करते हैं या 3 लेयर्स की बात करते हैं या बड़े नेटवर्क की बात करते हैं, तो उसके अंदर ये ज़रूरी होता है, इट्स अ मैंडेटरी कि आप न्यूरल नेटवर्क को रैंडम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करें। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है सिमेट्री की। तो वो सिमेट्री की प्रॉब्लम क्या है वो पहले मैं हाईलाइट करूँगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है आप वेट्स को रैंडम इनिशियलाइज करें। ठीक है, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर एंड पे जितना टाइम मिला उसके अंदर हम लास्ट टाइम तक हमने देख लिया है न्यूरल नेटवर्क विद 2 लेयर्स। हम बात करेंगे उससे ज़्यादा लेयर्स हों तो फिर उसके अंदर फॉरवर्ड पास कैसे होता है, बैकवर्ड पास कैसे होता है और वेट्स ऑफ वेट हम कैसे करते हैं, इस वाली बात हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस की। देखें एक्टिवेशन फंक्शंस और इम्पॉर्टेंट बात देखें, एक्टिवेशन फंक्शन की मैं बात करने लगा हूँ जो हिडन लेयर पे अंदर यूज़ होते हैं। अभी तक हमने जो नेटवर्क की बात की है वो 2 लेयर का नेटवर्क था। क्या मतलब, जिसके अंदर एक हिडन लेयर थी। ठीक है, तो उसके अंदर लास्ट टाइम जो भी डेरिवेशन हम कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने जी के नाम से शो कर दिया था कि ये वाला हमारा कोई एक्टिवेशन फंक्शन होगा। ठीक है, सिग्मॉइड के अलावा। तो अब हम देख लेते हैं वो सिग्मॉइड को ही हम क्यों नहीं यूज़ करते थे, उसके अलावा क्यों दूसरे फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं ज़रा उसको इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में सिग्मॉइड फंक्शन की। ठीक है, काफ़ी सारा उसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट मैं चाहूँगा उसके बारे में हम हाईलाइट कर लें चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले जी सिग्मॉइड फंक्शन। देखें सिग्मॉइड फंक्शन की फॉर्मुलेशन आपने देखी है कि वो क्या है जी, 1/1 प्लस e की माइनस जी। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। और अगर मैं इस फंक्शन का प्लॉट ड्रा करूं तो वो यकीनन कुछ इस तरह का प्लॉट बनेगा। ठीक है, ये हमारी जी वैल्यू है और वर्टिकली हमारे पास जी ऑफ जी, या जिसे हमने एयर का नाम दिया है, कोई एक्टिवेशन। और इसके अंदर जो वैल्यू है, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ बात को, इसके अंदर जो वैल्यू है, जो आउटपुट है, वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगी। ठीक है, ये आउटपुट जो है 0। क्या मतलब, ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है ना, ये वैल्यू को स्क्वैश कर देता है बिटवीन 0 एंड 1। यानी कि जी की कोई भी वैल्यू हो, जब आप उसके ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई कर देते हैं तो वो जो आउटपुट आपको देता है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होता है। ठीक है, अच्छा, इट्स नाइस, हमेशा जब भी हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम आउटपुट लेयर के ऊपर हमेशा सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ करें। इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर खसूसियत ये है कि ये आउटपुट हमें देता है 0 और 1, और जिसको हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम के अंदर। लेकिन हिडन लेयर के ऊपर अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। प्लीज़ बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा, मैं बात क्या कर रहा हूँ। सिग्मॉइड फंक्शन को आउटपुट लेयर के ऊपर यूज़ करें, इट्स फाइन। बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, आप आउटपुट लेयर पे सिग्मॉइड फंक्शन को एज एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करें। लेकिन हिडन लेयर के ऊपर कभी भी आपने सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ नहीं करना। वो क्यों नहीं यूज़ करना, कि इसलिए कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम है इसके साथ। वो प्रॉब्लम क्या है ज़रा मैं उन्हें हाईलाइट करने लगा। ठीक है, इश्यूज़ क्या क्या हैं वो मैं हाईलाइट करने लगा। नंबर 1, जब भी कभी जी की वैल्यू, देखें अगर जी की वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, किससे, 10 से, क्या मतलब यहाँ कहीं करके। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 है और ये 10 है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कहीं 10 है। शाबाश, मुझे बताएंगे जब भी जी की वैल्यू 10 से बड़ी या जी की वैल्यू जो है वो
10 से छोटी है, ठीक है, यानी कि जी की वैल्यू यहाँ इससे बड़ी है, या इसी तरह से 10 से छोटी है वैल्यू, -10 से छोटी है, तो जी ऑफ जी की वैल्यू क्या होगी, मुझे बता सकते हैं? जी शाबाश, जी ऑफ जी की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हैं? ये जी ऑफ जी या ए की वैल्यू, ठीक है, क्या होगी? जी शाबाश, 10 है, मुझे बताएं ज़रा, मैं यहाँ पे 10 रखूँ, बताएं शाबाश जी की वैल्यू 10, जी ऑफ जी क्या है? जी ऑफ जी हॉरिजॉन्टल जी की वैल्यू है, वर्टिकली जी ऑफ जी की वैल्यू, जी शाबाश, बताएं क्या होगी, बताएं यार साहब, ग्राफ के साथ कुछ नज़र आ रहा है जी। यहाँ वैल्यू है 0.5, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, वैल्यू रखी है 10, यानी कि यहाँ इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ज़रा मुझे बताएं जी, ऑलमोस्ट 1, ठीक है, क्या वैल्यू आती है? 1, सही है जी। इसी तरह से जी की वैल्यू रखी -10 जी, वो क्या आ गई? 0। हाँ जी, एग्री करते हैं? शाबाश। इस जगह पे बड़ी ही तवज्जो से प्लीज़ आपने बताना, मैं जी ऑफ जी फाइंड करना चाहूँ फॉर इंस्टेंस इस जगह पे, ठीक है, इनके पहले पॉइंट पे, इस जगह पे मैं जी ऑफ जी फाइंड करना चाहूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, या दूसरे लफ्ज़ों में डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जी, दोनों का मतलब एक ही है, ये लिख लूँ या ये लिख लूँ, दोनों का मतलब एक ही है। शाबाश, मुझे बताएं इस जगह पे डेरिवेटिव क्या है? अभी डेरिवेटिव जी बता सकते हैं, देख के, तस्वीर को देख के जस्ट बता दें, इस जगह पे स्लोप की वैल्यू क्या है? क्या है? 0। देखिए ना, स्लोप क्या होता है कि आप हॉरिजॉन्टली कितना मूव करते हैं और उसकी वजह से वर्टिकली कितना मूव होते हैं, और इन दोनों का रेशियो, यानी कि यहाँ पे मैं जी के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ और उस वजह से ए पे कितना चेंज आता है, या जी ऑफ जी पे कितना चेंज आता है, इन दोनों की रेशियो, दिस इज कॉल्ड अ स्लोप, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे? देखिए ना, आप हॉरिजॉन्टली तो मूव कर रहे हैं लेकिन वर्टिकली कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टली आप यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं लेकिन वर्टिकली कुछ भी चेंज, इसका मतलब क्या है? ये तो चेंज अगर एक यूनिट आप करते भी हैं तो वर्टिकली कुछ चेंज नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका डेरिवेटिव क्या आता है यहाँ पे? क्या मतलब? ये वैल्यू आती है यहाँ पे 0। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे चले जाएं आप, ठीक है, नेगेटिव साइड पे जी ऑफ इस जगह पे डेरिवेटिव पार्शियल ए ओवर पार्शियल जी, जी शाबाश, क्या आएगा? अगेन यहाँ पे स्लोप की वैल्यू अगर आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तकरीबन, तो यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है? 0। बड़ी ही तवज्जो फरमानी है आपको प्लीज। क्या मतलब? यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होते हैं? जब जी की वैल्यू बड़ी या छोटी होती है वहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है? 0। हमें पता है जब हम बैक प्रोपगेशन करते हैं तो हमें डेरिवेटिव कंप्यूट करने होते हैं, ग्रेडियंट्स कंप्यूट करने होते हैं। यानी कि आप देखें जरा, ये मैंने जी ये देखें जरा, ये आपने देखा, हमें पता है किसी भी नोड के ऊपर हम क्या कंप्यूट कर रहे होते हैं। ये मेरा ए है, ये जी है, किसी भी नोड के ऊपर, वो हिडन लेयर का नोड है या आउटपुट लेयर का नोड है, ठीक है। हम क्या कंप्यूट करते हैं? हम पहले कंप्यूट करते हैं पहले जी और फिर हम ए, पहले हम डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कंप्यूट करते हैं यहाँ पे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी ए, जिसे हमने नाम दिया होता है क्या? डी ए का। सही है, ये बात समझ आ रही है ना? इसी तरह से इस जगह उसके बाद हम क्या कंप्यूट करते हैं? हम उसके बाद कंप्यूट करते हैं डी जी, वो क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी सी। सही है। इसको अगर मैं कहूँ, इसको मैं यहाँ ऐसे करके लिखूँ, हाँ जी, अगर इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, डी जी वाली बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए इसका डेरिवेटिव पे गौर कीजिएगा, ये डेरिवेटिव मैं कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ? ये फॉर एग्जांपल किसी तरह से मैंने कर लिया, मैं डी जी पे ज़रा फोकस करेंगे जी। ये कैसे कंप्यूट करते हैं हम? चेन रूल अप्लाई करके। शाबाश, कैसे जी? कि मैं जी को चेंज करूँ, उसका फैक्टरियली किस पे आता है? ए पे, और ए का डेरिवेटिव अफेक्ट करता है किस पे? लॉस फंक्शन। तो ये क्या है बेसिकली? दिस इज डी
ए मल्टीप्लाई बाय, हाँ ये क्या है, शाबाश ये बताएं, सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये जो सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव आपने फाइंड किया है, तो इस जगह पे क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, वो क्या है, जीरो, जिस वजह से ये क्या हो गया, डीजी क्या हो गया, जीरो। बड़ी तवज्जो से प्लीज बात को सुनिए, बड़े गौर से। अब जरा देखिएगा, इसके बाद हमें पता है इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे होते हैं चीजें, मतलब आपको एक्स है फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ पहली, ये हमारी पहली लेयर थी, पहली हिडन लेयर थी, तो वहाँ आप एक्स इनपुट देंगे। इसके अलावा आउट इनपुट क्या हम कंसिडर कर रहे होते हैं, हमारे डब्ल्यू भी इनपुट है, हमारा बी भी जो है वो भी क्या है, इनपुट है। बेसिकली ये वेट्स है ना हमारे लिंक्स के, तो उन्हें आउटपुट, उन्हें हम इनपुट के तौर पे ही कंसिडर करें। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे जिस तरह से आपने यहाँ पे डी जी, यहाँ पे डी ए कंप्यूट किया, यहाँ डी जी कंप्यूट किया, इसी तरह से अब आपने यहाँ पे क्या कंप्यूट करना है, डी डब्ल्यू। अब जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा, आखिरी बात है इस हवाले से, डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। हाँ जी, अगेन चेन रूल अप्लाई करते हैं हम। अब ये क्या वैल्यू है जी, ये क्या है, दिस इज डी जी, दिस इज पार्शियल जेड ओवर पार्शियल डब्ल्यू। इसकी कोई भी वैल्यू, मतलब इस वाली फार्मूलेशन को देख के जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, उसका डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या है जी साहब, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डी डब्ल्यू क्या आ गया आपका, जीरो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या मतलब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी साहब, ग्रेडियंट्स क्या आ गए हमारे पास, जीरो आ रहे हैं। अगर मेरी ये कर्व, मतलब मैं अगर सिग्मॉइड फंक्शन को हिडन लेयर के ऊपर यूज करता हूं एज एक्टिवेशन फंक्शन, तो अब जितने भी मैं डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहा हूं वो सारे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली देखें जरा, अल्टीमेटली क्या मतलब निकलता है। इसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, मैंने बैक प्रॉप फॉर एग्जांपल पूरा कंप्लीट कर लिया, ये डी डब्ल्यू फाइंड कर लिया, मैंने डी बी भी फाइंड कर लिया, सही है, सारा फाइंड। इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, फॉरवर्ड पास कर लिया, बैकवर्ड पास भी कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं जी हम, जी साहब वेट्स अपडेट करते हैं। अब इसका मतलब है ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करना है। ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट जरा गौर से देखिएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू क्या हमने कंप्यूट किया है, विच इज जीरो। इसका क्या मतलब है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्या मतलब निकला इसका, अपडेट कोई भी नहीं हुई। इसका मतलब है ट्रेनिंग प्रोसेस आपका बहुत स्लो हो गया, कि हर अपडेट जो है तो उसके अंदर ग्रेडियंट्स आपके जीरो आ रहे हैं, डेरिवेटिव वैल्यू जीरो आ रही है, तो वेट्स कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत टाइम लगेगा। ये बात समझ आ रही? देखिए बात कहाँ से शुरू की थी हमने, बात यहाँ से शुरू की थी कि अगर z की वैल्यू बड़ी, अगर पहली बात यहाँ से शुरू की, सिग्मॉइड फंक्शन आप यूज करते हैं और z की वैल्यू बड़ा एक नंबर आता है या बहुत छोटा एक नंबर आता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि स्लोप की वैल्यू जो है ना, स्लोप की वैल्यू क्या है, जीरो आती है, जिसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि जितने भी डेरिवेटिव आप कंप्यूट करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, जिसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि आप जो वेट अपडेट करेंगे वो कुछ भी नहीं होंगे। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा, जिसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि ट्रेनिंग आपकी बहुत स्लो हो जाए अगर आप सिग्मॉइड फंक्शन को हिडन लेयर के ऊपर आप यूज करेंगे एज अ एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो पहला नुकसान तो ये हुआ जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया, होप्स हो कि इस बात को समझ आ गई हो। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, मैं इस सारी बात को ऐसे कह देता हूँ ठीक है जी, इट किल्स ग्रेडियंट्स के डी डब्ल्यू आपके जीरो हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में डी जी या दूसरे डी जी बी बराबर ज़ीरो, डी डब्ल्यू बी बराबर ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है जी, अच्छा जी, दूसरा नुकसान, दूसरा मसला क्या है, देखें इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो भी वैल्यू देना आप, चाहे वो पॉजिटिव है वैल्यू, जी की वैल्यू पॉजिटिव है या जी की वैल्यू नेगेटिव है, ये हमेशा क्या करता है, उसे पॉजिटिव वैल्यू बना देता है। यानी कि
जीरो जो है सेंटर के अंदर नहीं आ रहा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही कि नेगेटिव जीरो पॉजिटिव वैल्यू इस तरह से नहीं आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी जो आउटपुट है ना, आउटपुट ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन वो क्या है, इज नॉट जीरो सेंटर। ठीक है, ये मेरी बात समझ आई कि नहीं? यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव। देखें जरा आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट क्या आ रही है, 0 से लेके 1 के दरमियान, 0 से लेके 1 नेगेटिव वैल्यू आ रही है कोई? इसका मतलब 0 नहीं दरमियान में, सेंटर में नहीं है। 0 सेंटर से मुराद ये है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब कोई फंक्शन ऐसे होते हैं जो 0 सेंटर भी होते हैं। हाँ होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, अच्छा इसका नुकसान क्या होता है, बड़ी ही तवज्जो से इस बात को सुनिए। इसका नुकसान पता क्या हो जाता है? इसका नुकसान ये होता है कि आपका जो मॉडल है ना, आपका जो मॉडल है वो क्या हो जाता है, ओवर फिटेड हो जाता है। मैं इस बात को जरा बड़ा ब्रीफ करके बताने लगा, होप सो कि आपको समझ आ जाए। ओवर फिटिंग हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, जरा बड़े और से देखिएगा। देखें जरा ओवर फिटिंग को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ओवर फिटिंग के अंदर मुझे आपने 2 केस बताने हैं ताकि याद करने में भी आपको आसानी हो। डब्ल्यूज की वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू, एक केस है बड़े नंबर आते हैं, एक दूसरा केस है पैरामीटर के वैल्यू नंबर जो है छोटे आते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू छोटी आती है। छोटी से मुराद है 0 के करीब, बड़ी सी वैल्यू से मुराद क्या है, वो पॉजिटिव भी एक बड़ा नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी एक बड़ा नंबर हो सकता है। आपने इन दोनों केसेस के अंदर मुझे बताएं कौन से वाला केस है जो रेगुलराइजेशन का केस है। जब हम रेगुलराइजेशन अप्लाई करते हैं तो जो पैरामीटर की वैल्यूज हैं वो छोटी आती हैं, बड़ी आती हैं, छोटी आती हैं। ठीक है, यानी कि स्लोप की जो पैरामीटर बेसिकली क्या है, स्लोप्स है ना बेसिकली, वो छोटी वैल्यू आती है। अब जरा देखिए, बड़े गौर से देखिएगा, अगर आप सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करते हैं, इसके बारे में हमने बात की है कि ये क्या है, ये हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है, ऐसे ही है ना। ठीक है, इसकी आउटपुट हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर है, 0 है या पॉजिटिव नंबर आता जा रहा है। जिसका नुकसान देखें क्या होता है, जिसका नुकसान ये होता है कि आपकी ये जो वेट्स अपडेट है ना, जरा देखिए, W = W माइनस अल्फा DW, ये जो नंबर है ना, ये जो DW आपने नंबर कंप्यूट किया ना, ये भी हमेशा क्या होगा, ये एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, हमेशा ही क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। यानी कभी वो नेगेटिव, ट्रेनिंग के दौरान वो नेगेटिव तरफ गया ही नहीं, हमेशा 0 से अबव ही एक रही है वैल्यू, 0 या 0 से अबव एक केस रहा है। अब जरा देखिए इसका नुकसान क्या होगा। देखिए हमेशा क्या होगा, इस वाले वेट के अंदर से ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, हमेशा ही फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास 100 टाइम चले हैं। ठीक है, तो 100 टाइम बेसिकली आपने मतलब फॉरवर्ड किया, प्रेडिक्शन की, लॉस फाइंड किया, बैकवर्ड पास किया, ग्रेडियंट्स कंप्यूट किए और फिर उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट को अपडेट किया। ये पूरा प्रोसेस है। ये मैं कहता हूँ ये प्रोसेस जो है फॉरवर्ड, बैकवर्ड और वेट अपडेट करने का 100 दफ़ा आपने किया है। 100 दफ़ा क्या होगा इस वाली स्टेटमेंट के साथ जी, 100 दफ़ा ये वाला टर्म जो है ना इस वाले वेट से माइनस होगी, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है ये जो W है ना एक बड़ा नेगेटिव नंबर बन जाएगा, पैरामीटर की वैल्यू बड़ी आनी शुरू हो जाएगी। बड़ी वैल्यू से मतलब क्या, ओवरफिटिंग। ठीक है, यानी कि हमारा जो मॉडल है वो डाटा पे परफेक्टली फिट हो जाएगा और ट्रेनिंग पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब फिर क्या करना की जरूरत होगी, हमें शॉर्ट रेगुलराइजेशन करने की जरूरत है। वो हम करेंगे तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट अगर आप सिग्मॉइड फंक्शन को एट हिडन लेयर यूज करते हैं ना, वो एक प्रॉब्लम तो ये थी ग्रेडियंट को किल कर रहा था, दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि ये ओवरफिटिंग को भी का काज बनता है। ये बात समझ आ रही? ठीक है, अच्छा जी। अब जरा तीसरा इशू इसके साथ वो क्या है, वो है EXP। ये देखें जरा, ये फंक्शन क्या है, ये है एक्सपोनेंट फंक्शन ना। तो एक्सपोनेंट जो फंक्शन है ना, इट इज कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव। प्रोसेसर को कई साइकिल लगते हैं इस वाले फंक्शन को कंप्यूट करने के। ठीक है, इट्स कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव। इसको मैं अभी कंपेयर करके भी आपको बताता हूँ। ठीक है,
तो ये जनाब बेसिक 3 इश्यूज हैं जब हम सिग्मॉइड फंक्शन को एट हिडन लेयर यूज़ करें। ठीक है, ये बात समझ रहेगी। बस ये 3 चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। इन्हीं मैं जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन डिस्कस करूँगा ना, इन 3 जो हमने बातें कह दी हैं ना, इनके कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देख लेते हैं। ये थी बात सिग्मॉइड फंक्शन की। अच्छा चलें, आखिरी एक और बात थी, डेरिवेटिव्स जी, क्योंकि हमें बैकवर्ड पास के अंदर इन्हीं एक्टिवेशन फंक्शन के डेरिवेटिव भी कंप्यूट करने हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, वो भी कंप्यूट करना है जी। शाबाश, बताएंगे क्या है इसका डेरिवेटिव जी? जी हमारे पास जी क्या है? जी ऑफ जी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की माइनस जी, कंप्यूट किया हुआ है हमने जी। शाबाश, जी डैश ऑफ जी क्या है जी? जी जी इंटू 1 माइनस जी जी। याद है हमने ए के बराबर रखा था, ए इंटू 1 माइनस ए। इसका डेरिवेटिव इसी की टर्म के अंदर लिख सकते हैं। सही है। अब अगर मैं कहूँ आप, वैसे वो हमने कंप्यूट कर लिया, लेकिन दोबारा से चलें जस्ट फॉर कंप्लीटनेस। हाँ जी, जी ऑफ ज़ीरो क्या होता है? मैं कहता हूँ 3 पॉइंट्स पे ना आप मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू दें। जी की वैल्यू होती है 0, जी की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू है -10 जी। शाबाश, इन 3 वैल्यू जगहों पे इनके जी की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू है 0 और जी की वैल्यू है -10। इन तीनों पोजीशन पे मुझे ए की वैल्यू दे दें। सॉरी, इन तीनों जगहों पे मुझे डेरिवेटिव वैल्यू, सॉरी इन तीनों जगहों पे डेरिवेटिव, इस जगह पे भी डेरिवेटिव फाइंड करके दें, इस जगह पे भी डेरिवेटिव और इस जगह पे भी डेरिवेटिव। यानी कि यहाँ डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है और इस जगह पे डेरिवेटिव है। इस स्लोप पे बेसिकली इस फंक्शन का डेरिवेटिव जी क्या आएगी वैल्यू जी? जी ऑफ 0 करूँगा तो जी डैश ऑफ 0 जी क्या वैल्यू है? जी ऑफ जी क्या होता है 0 पे? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5। तो ये क्या आंसर आ गया? 0.25 विच इज 1/4। सही है। इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे बेसिकली ये जो स्लोप है ना, ये जैसे शायद मुझे थोड़ा सा स्टीप और शो करनी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बता सकते हैं क्या है? मतलब है 1/4 का क्या मतलब है? स्लोप को बता सकते हैं। 4 यूनिट हम हॉरिजॉन्टल मूव करें तो 1 यूनिट हम ऊपर मूव करेंगे, तो ये इस तरह की स्लोप है। इसे यहाँ पे 1/4 है, सॉरी 4/1 है। सही है। तो ये थोड़ा सा और स्टीप होना चाहिए, ये जैसे जैसे नज़र आ रहा है ऐसे नहीं है, ये और स्टीप सा है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से इस जगह पे स्लोप क्या है जी? ये तो 0 की बात करनी। हाँ जी, जी ऑफ 10 थोड़ी देर पहले की है, क्या वैल्यू थी जी? 0। इसी तरह से जी -10 यहाँ पे भी 0। ठीक है जी। अच्छा जी, ये था सिग्मॉइड फंक्शन। अब जरा हम एक और फंक्शन की बात कर लें। उसका नाम है tan h। अच्छा, मज़े की बात वो वैल्यू स्क्वैश करता है, लेकिन कैसे करता है? -1 और 1 के दरमियान। क्या मतलब? इस वाले फंक्शन का जो फार्मूला है, ज़रा देखिए, पहले वो देख लेते हैं। इसका फार्मूला पता क्या है? इसका फार्मूला है e की पावर z माइनस e की पावर -z हाँ जी, यही है। हाँ जी, उल्टा तो नहीं लिखा मैंने? सही है जी। प्लस और माइनस, ठीक है। ये है जी फंक्शन। इसको अगर प्लॉट करें ना इस वाले फंक्शन को, तो वो इस तरह का बनता है। वो क्या है बेसिकली? tan h इज बेसिकली जस्ट लाइक अ शिफ्टेड वर्जन ऑफ सिग्मॉइड। ठीक है, तो वो इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो किस तरह से है? क्या मतलब? इसकी जो आउटपुट है ना, ये 1 और -1 के दरमियान में।
ठीक है। अगेन इसकी वैल्यू -10 और ये मेरा z है। ठीक है, ये z है और वर्टिकल हमारे पास क्या है, g ऑफ z। अच्छा अब ज़रा देखिएगा, अब इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगेन इन्हीं पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा देखिएगा। पहली बात ये कि अगर मैं, हाँ जी कोई सवाल है तो कर ले प्लीज़। अच्छा जी, पहली बात देखें, इसका फ़ायदे की बात करें। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? इस फंक्शन को अगर हम यूज़ करते हैं एज आ एक्टिवेशन फंक्शन एट हिडन लेयर, इसका फ़ायदा क्या होगा? जी शाबाश, क्या फ़ायदा है? इन तीनों पॉइंट्स में से मुझे ये बता दें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसका प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली सिग्मा, शाबाश, जीरो सेंटर्ड नहीं है, शाबाश। इसकी जो आउटपुट है वो जीरो सेंटर्ड है, ठीक है, आउटपुट इज जीरो सेंटर्ड। इसका ये क्या हो गया, ये वाली बात क्या हो गई, इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। देखे ना, आउटपुट क्या है, -1 और 1 के दरमियान, तो जीरो सेंटर में है, इट्स फाइन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है इसको यूज़ करके जो प्रॉब्लम्स आती थी, जिसको हमने कहा था ओवरफिटिंग, वो नहीं हो रही इस वाले केस के अंदर, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव, बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को। अच्छा जी, इसी तरह से हाँ जी, पहले पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, वो इसकी प्रॉब्लम है कि नहीं जी? अब z की वैल्यू जैसे ही 10 या -10 है तो वहां पे स्लोप क्या होगी, इसका मतलब वहां ग्रेडियंट्स, हाँ जी समझ आ रही बात। वहां इस जगह पे देखे ना, इस जगह पे फ्लैट रीजन है, तो फ्लैट रीजन पे स्लोप क्या आती है, यानी कि इस वाले रीजन पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू z या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 0, ये 0 है। इसका मतलब है ये वाली बात, इसका भी इशू है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, स्टिल इसके अंदर एक्सपोनेंट फंक्शन यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगेन ये वाला पॉइंट भी इसका इशू है, सही है। तो इसके अंदर बस एक ही पॉजिटिव बात नजर आई कि क्या है, जीरो सेंटर, ठीक है। अब जरा स्लोप देख लेते हैं, कोई सवाल जिस सवाल लेते, चलें अब जरा हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव को यूज करते हैं जी, शाबाश। डेरिवेटिव यही करूं तो थोड़ा सा जी, चलें, ये है जी फंक्शन जी z इज इक्वल टू e की पावर z प्लस e की माइनस z, e की पावर z माइनस c जी, शाबाश। डेरिवेटिव फाइंड करें जल्दी जल्दी से, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z जी, फाइंड करेंगे, जल्दी जल्दी करें, शाबाश। आप भी करें, मैं भी करता हूँ। जी, यही आंसर आया, समझ आया।
समझ आ गई बात इसकी, ठीक है। डेरिवेटिव सिंपल कंप्यूट किया, तो नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम ऐसा ऐसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव। ई की जी का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की जी, ई और ई की माइनस जी का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की जी माइनस जी मल्टीप्लाई बाय -1, तो उस वजह से ये माइनस ई की जी आ गई। ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लिया तो ये भी एक जैसी टर्म आ गई, तो इसका भी क्या, स्क्वायर। तो इसको मैं इस पे डिवाइड कर दूंगा, इस पे भी डिवाइड कर दूंगा, देखें ऐसा करने से ये 1 होगी टर्म, और ये क्या आ गई, ई की पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी, ई की पॉजिटिव स्क्वायर, ई की जी माइनस प्लस ई की माइनस जी डिवाइडेड बाय ई की जी माइनस ई की जी का होल का स्क्वायर। तो ये देखें, ये इंटरेस्टिंग फंक्शन है भी। इसका डेरिवेटिव भी कैसे हम लिख सकते हैं, यानी कि tan h भी ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसी की टर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा ये डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया, जरा डिफरेंट पोजीशन पे फिर देख लेते हैं ग्रेडियंट्स की वैल्यू क्या है जी। इन 3 पोजीशन पे मुझे बताएं जरा शाबाश। z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू -10, इन तीनों जगहों पे मुझे आपने इसका डेरिवेटिव tan h का डेरिवेटिव बताया जी। 0 पे जी, शाबाश, जल्दी जल्दी से जी। ये है ना फंक्शन 1 + 1 - हाँ जी, देखिए जी 0 पे क्या वैल्यू है जी, अब जी की 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 - 0, तो आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब है इस जगह पे जो स्लोप है ना वो क्या है, वो 1 है। इट्स फाइन, सही है। चलें जी, अब दूसरा पॉइंट, ये मैंने 0 पे बताया आपको। अब जी g ऑफ 10, जी 10 पे जी क्या आएगा, ये 1 माइनस ये 1 है, सही है। इस जगह पे क्या वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1, दिस इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से g -10 पे, जी -10 पे g ऑफ z क्या है, -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 दिस इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, यही देख रहे थे हम, ठीक है, एग्री, ठीक है। चलें जी, अब हम इसके अलावा एक और फंक्शन को देखते हैं, उसका नाम क्या है, और इन्हीं पॉइंट्स के साथ जो मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किए हैं जी। फंक्शन का नाम है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अच्छा, ये क्या करता है, दिस इज इंटरेस्टिंग फंक्शन। देखिए ये क्या करता है, वेरी सिंपल, ठीक है। मैक्स और 0, क्या मतलब है, ज़रा देखिएगा। ये फंक्शन को मैं इससे प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, इसे मैं प्लॉट करूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखें ज़रा, ये मेरा z है, हॉरिजॉन्टल मेरे पास 0 की वैल्यू, यहाँ z की वैल्यू 0, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। जब तक z की वैल्यू नेगेटिव रहती है ना, तो इसकी आउटपुट क्या है 0, और जैसे ही इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, तो इस g ऑफ z की वैल्यू क्या बन जाती है, वो जो z है। इसका क्या मतलब है, इसकी स्लोप क्या होगी 1, शाबाश, सही है, ठीक है। यानी कि जो z है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है ना उसकी, ये लोग वैसे 0 को भी कंसिडर करते हैं, यानी कि 0 या 0 से बराबर है, जो z की वैल्यू है वही g की वैल्यू, यानी कि z की वैल्यू अगर 0 से बड़ी वैल्यू है ना, यानी पॉजिटिव वैल्यू है,
तो ए की वैल्यू या जी ऑफ जी की वही वैल्यू है जो जी की है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फिर क्या करेंगे, जीरो, स्लोप है ही नहीं, इस जगह पे कुछ भी वैल्यू नहीं, ठीक है, इस पे कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं, ठीक है, बात समझ आई है। चलिए जी, ये फंक्शन है। अब जरा इस फंक्शन को इन्हीं पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। जी शाबाश, इन्हीं पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। पहली बात जी, जब z की वैल्यू पॉजिटिव 10 से बड़ी है तो उस जगह पे ग्रेडियंट स्किल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, शाबाश। इसका मतलब है यहां इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि z की वैल्यू ग्रेटर देन, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ठीक है तो ग्रेडियंट्स नॉट किल्ड, इस साइड पे ग्रेडियंट्स किल नहीं होता, हाँ लेकिन नेगेटिव रीजन पे किल हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे जो डेरिवेटिव्स हैं वो जीरो आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब जरा देखें दूसरा पॉइंट, आउटपुट जी, ये वाला पॉइंट के बारे में क्या, आउटपुट इज अ जीरो सेंटर्ड। देखें जी, बताएं जी ऑफ जी की वैल्यू हमेशा क्या नेगेटिव आएगी, कभी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, तो ये वाला इशू है इसके अंदर, दिस इज इशू इन केस ऑफ रीलू। इसको ना रेक्टिफाइड लीनियर यूनियन, इसे रीलू भी कहते हैं, रीलू। अच्छा जी, इसी तरह से यानी कि ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव, हाँ जी, इस तरह से ये वाला फंक्शन, ये वाली बात बड़ी तवज्जो से जी। हाँ, तीसरे पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, हाँ जी, इस वाले फंक्शन के अंदर कहीं एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है, ये फिर कंप्यूटेशनली बड़ा ही चीप है, ठीक है। दिस इज एफिशिएंट एज कंपेयर टू tan h और सिग्मॉइड। बल्कि मैं अभी आपको बताता हूँ, जिन रिसर्चर ने इस वाले फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया ना, उस बात जरा गौर से देखिए, ठीक है। उन्होंने पता क्या किया, एक फंक्शन, एक मॉडल था, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, एक मॉडल था, उसका नाम था एलेक्स नेट, जिसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये ना 8 लेयर का नेटवर्क है, 8 लेयर्स हैं उसके अंदर। इस नेटवर्क को यूज करके उन्होंने पता क्या किया, हिडन लेयर के ऊपर रीलू को भी एज अ एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया और हिडन लेयर पे सिग्मॉइड और tan h को भी यूज किया, और इस नेटवर्क को कंसिडर किया, दिस इज यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन फॉर इंस्टेंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए इसे यूज करते हैं। और देखा इन्होंने कि ये जो रीलू है ना, रीलू फंक्शन को यूज करना, ये 6 टाइम फास्टर है कंपेयर टू, हाँ जी, रीलू 6 टाइम फास्टर है कंपेयर टू tan h या सिग्मॉइड फंक्शन। क्या मतलब, अगर हम एक ट्रेनिंग है सिग्मॉइड या tan h को यूज करता हूं तो उसका रिजल्ट मुझे 6 दिन बाद आता है, और इसका एक ही दिन में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंट वाला मामला तो है ही नहीं, और ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा, ठीक है, ये बात समझ आई। चलेंगे ये, अच्छा आप जरा अगेन डेरिवेटिव वाले पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं जी। डेरिवेटिव क्या हो, देखें जी, डेरिवेटिव जब उन्होंने कहा जी, जब ये फंक्शन ही मैं बता रहा है कि इफ z इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी 0, तो g डैश ऑफ z क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, बताएं जी शाबाश, इज इक्वल टू, यानी इस साइड पे जी डेरिवेटिव क्या है 1, दैट्स इट, कोई डेरिवेटिव कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, फंक्शन यही हमें बता रहा है,
इसी तरह से एल्स पार्ट के अंदर जी जी डैश ऑफ जी इज इक्वल टू इस वाले रीजन के अंदर जीरो। ऑल दो जीरो पे भी डेरिवेटिव जो है वो 0 पॉइंट पे भी डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, जीरो ही है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अदरवाइज पॉजिटिव साइड सारी पे हमारा ग्रेडियंट की वैल्यू 1 ही, ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई जी, यानी कि इसके ये पॉजिटिव पॉइंट था इसका, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट था और ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। ये बात समझ आ गई जी, ये रिल्यू के कॉन्टेक्स्ट में हम सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, अब एक और फंक्शन है, चौथा और आखिरी फंक्शन, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है, वो इसी का भाई है, उसका नाम है लीकी रेक्टिफाइड यूनिट, या जिसे शॉर्ट वर्ड्स में उसे कहते हैं लीकी री। वो बेसिकली क्या है, देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, जीरो सेंटर्ड लिया। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने ऐसा करते हैं, छोटी सी स्लोप ना यहाँ रख लेते हैं, कोई छोटी सी स्लोप, और नेगेटिव वैल्यू को भी हम आउटपुट कराते हैं, ठीक है। और उन्होंने स्लोप, ये बड़ी वजह से सुनिएगा इस बात को, स्लोप पता क्या रखी, 0.01, और ये नंबर है एक 0.01 एक नंबर है। क्या मतलब, इसका ज़रा फंक्शन पता क्या बनाया है, पहले फंक्शन देख लें देन समझ आ जाए। हाँ जी, ये जीरो था ना, जीरो की जगह पे उन्होंने लिखा 0.01 ऑफ जी कामा, इन दोनों में जो मैक्स है ना वो हमारा एक्टिवेशन है, यानी कि इस वाले फंक्शन को अब मैं ड्रा करूं तो ये कुछ ऐसा बनता है जैसे आपको नजर आ रहा है। जस्ट टू एड्रेस दिस पॉइंट, लेकिन इसके अंदर मसला फिर क्या आया, देखिए एक और नई प्रॉब्लम ऐड होगी इसके अंदर, बता सकते हैं, यानी कि आपको बज़ाहिर लग रहा है कि सारी चीजें आप यहाँ पे इसकी, यानी कि आप ना सिर्फ पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव साइड के ऊपर भी ग्रेडियंट्स जो हैं वो क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड किसी भी जी की वैल्यू पे ग्रेडियंट्स जो हैं वो किल नहीं हो रहे, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या है कि जीरो सेंटर्ड आउटपुट है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, और तीसरा क्या है, कंप्यूटेशन एफिशिएंट है कि इसके अंदर एक्सपोनेंट फंक्शन तो यूज ही नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन इसके अंदर मसला फिर क्या आया, ये जो स्लोप है ना, ये वाली स्लोप, उन्होंने कहा दिस इज, ये कैसे फाइंड कर लेना, या इसके बारे में कैसे डिसाइड करना, ये चीज़ जो है इसके बारे में कैसे डिसाइड करना, ये जो नंबर है इसके बारे में देखिए ना, ये भी हो सकता है, ये 0.1 भी हो सकता है, 0.0001 भी हो सकता है। जी शाबाश, ये क्या नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है ये, दिस इज अगेन अ हाइपर पैरामीटर, और हाइपर पैरामीटर के बारे में हमें पता है वो हमें बड़ी सारी एक एफर्ट लगानी पड़ती है, पूरे हिट एंड ट्रायल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बार बार ट्रेनिंग करके क्रॉस वैलिडेशन डाटा सेट पे हमें देखना पड़ता है, वैलिडेशन डाटा सेट पे देखना पड़ता है रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो अगेन ये वाली एक हेक्टिक, ये वाली एक नेगेटिव बात यहाँ पे ऐड होगी कि आपको ये जो स्लोप की वैल्यू है ना ये फाइंड करनी पड़ेगी, कौन सी बेस्ट है। और अगेन इसके बाद यानी कि इसके अंदर ये वाली नेगेटिव बात आ गई। इसके अलावा इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इसके बड़े सारे वेरिएंट हैं, जैसे इसका एक वेरिएंट है जिसका नाम है पैरामीटराइज्ड रिलू, एक और है जिसका नाम है एक्सपोनेंट रिलू, एक और है जिसका नाम है स्केल्ड रिलू। अगेन काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन हर एक की अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो फिर क्या करें जी, अब ये काफ़ी सारे फंक्शन तो हैं, फिर बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देखिए ना, मैंने आपको 4 एक लिस्ट कर दी है, इसके अलावा भी मैं कहता हूँ और भी है। तो एक झटका फार्मूला ये है, आप रिलू को यूज़ कर लें, छोड़े सब को, ठीक है, यहाँ आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आपको कुछ समझ ना आए, रिलू को यूज़ करें, दैट्स इट, आप देखेंगे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। सॉरी, सिंपल रिलू फंक्शन को यूज़ करें, और अभी जो हम आपको असाइनमेंट देंगे उसके अंदर भी आपने रिलू फंक्शन को यूज़ करना, ठीक है। हाँ, यकीनन आप ये सवाल कर सकते हैं, आप इतना लंबा चौड़ा पढ़ाने के बाद यही कहना था रिलू यूज़ करना, पढ़ाया क्यों है, वही आपको थोड़ा सा इनपुट भी दे देनी थी ना कि
ये मसले मसाइल हैं इनके अंदर। ठीक है, हाँ जी, कोई सवाल इस हवाले से समझ आ गई आपको? चलें जी, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं वेट इनिशियलाइजेशन की। ठीक है, फिर जो हमें न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो हम वेट्स यूज़ करते हैं उन्हें हमें रैंडम इनिशियलाइज करना है। देखिए, मैं एक सादा सा नेटवर्क बनाने लगा हूँ। अच्छा देखिए, मैंने स्टार्ट भी कहा, मैं दोबारा से इस बात को हाँ जी, मेरी तवज्जो से बात सुनिएगा प्लीज़। शुरू मैंने कहा, जब आपका शैलो नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क जिसकी एक लेयर है, जिसकी एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम है या लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है, वहाँ हमने आपको कहा जो पैरामीटर है उनको ज़ीरो से इनिशियलाइज करना, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं जिसके अंदर 2 लेयर्स हैं या 2 से ज़्यादा लेयर हैं, वहाँ जो आपने पैरामीटर को या वेट्स को इनिशियलाइज करना है ना, वो आपने ज़ीरो से नहीं करना। ज़ीरो से करेंगे ना तो सिमेट्रिक प्रॉब्लम एक आएगी। वो सिमेट्रिक प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। और उसका सोल्यूशन बेसिकली क्या है, उसका सोल्यूशन है आपने रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज करना। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में जितनी बात करना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है। अब जरा ये सारी बातें देख लें डिटेल से। देखें जी, मेरे पास एक नेटवर्क है, जिसकी एक हिडन लेयर है या 2 लेयर हैं जिस नेटवर्क की। मैं उसको ड्रा कर लेता हूँ। बड़े गौर से देखिएगा प्लीज़। अगेन बाइनरी क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आउटपुट एक यूनिट है। मेरा जो फीचर वेक्टर है x, उसके अंदर 2 फीचर है, x1 और x2। ठीक है, क्या मतलब, यहाँ मैं x1 और x2 इसे इनपुट दूंगा। बड़े गौर से देखिएगा प्लीज़। अब देखिए, ये इनपुट इस न्यूरॉन को भी मिलेगी और इस न्यूरॉन को भी मिलेगी, ये इनपुट इस वाले न्यूरॉन को भी और इस वाले न्यूरॉन को भी। सही है, यहाँ पे ये वाले वेट्स को मैं क्या कहूँगा, W1 इनको W12, W21 और W22, और ये मेरा पहली लेयर की बात। अच्छा, अभी जस्ट डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में ना मैं जस्ट इस लेयर के वेट्स को डिस्कस करूँगा, मैं इस लेयर के वेट्स को डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, और इसी तरह से ये इसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, 1-2 चीज़ें और भी मैं ना यहाँ पे, हमें पता है हम हमेशा क्या कंप्यूट करते हैं, पहले Z कंप्यूट करते हैं और उसके बाद हम A कंप्यूट करते हैं। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं समझे A को कंसिडर ही नहीं कर रहा, यानी एक्टिवेशन फंक्शन को नहीं यूज़ कर रहा। दोबारा से इस बात को, फॉर सिंप्लिसिटी ना, कि हमें जो मैं फॉरवर्ड पास करना चाह रहा हूँ या बैकवर्ड पास करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर जो डेरिवेटिव जो A की वैल्यू मैं कंप्यूट कर रहा हूँ या उसके डेरिवेटिव जो कंप्यूट कर रहा हूँ बैकवर्ड पास के अंदर, वो मुझे ना कंप्यूट करने पड़े। ठीक है, इस वजह से मैं क्या करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ कि A पहली लेयर पे जो एक्टिवेशन है या दूसरी लेयर पे भी इवन एक्टिवेशन है, उसे मैं इग्नोर कर, और इसके साथ साथ मैं बायस को भी इग्नोर कर रहा हूँ, जस्ट डेरिवेशन मेरी आसान हो जाए और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको भी मैं इग्नोर कर, इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर। ठीक है, अच्छा, इसके हवाले से ना वैसे एक्टिवेशन को इग्नोर हम कर भी सकते हैं। फर्ज किया Z की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, देखें जरा, एक एक्टिवेशन फंक्शन अभी हमने पढ़ा है जिसका नाम है tan h, जिसके अंदर यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे Z की वैल्यू मेरी बहुत छोटी है, यहाँ Z की वैल्यू क्या है, यहाँ Z की वैल्यू 0 है ना। ये ऐसे ही है ना, ये एक्टिवेशन फंक्शन अभी इसके बारे में पढ़ा है, ये ऐसे ही है ना। यहाँ इसकी वैल्यू जो है स्लोप 1 है इस जगह पे। tan h के बारे में यही पढ़ा ना अभी हमने, ये +1 है, यहाँ पे
-1 है इस जगह, ठीक है। इसके बारे में ऐसे ही पढ़ा ना। तो यहाँ इसका मतलब है इस एक रीजन के ऊपर जहाँ पे z की वैल्यू छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, इस यहाँ पे क्या है, यहाँ a इज इक्वल टू क्या होगा, z तो है। इस वजह से समझा कि मैंने a को कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। tan h मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन ये जस्ट फॉर जस्टिफिकेशन मैं कह रहा हूँ। तो एनी हो, मैंने फॉर सिंप्लिसिटी ए को नहीं कंसिडर कर रहा और सी को नहीं कंसिडर, बी को कंसिडर नहीं कर रहा, सिर्फ डब्ल्यूज को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि वेट्स की जो बात मैं कर रहा हूँ वो डब्ल्यू के साथ है, तो इस वजह से डब्ल्यू पे मेरा फोकस है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, शाबाश। अब ये मेरे पास जो डब्ल्यू है पहली लेयर के, ये पहली लेयर, कितने वेट्स हैं जी, कितने वेट्स हैं, 4 हैं। अब हमने हमेशा ही डब्ल्यू को एक वेक्टर या मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया। शाबाश, में बता सकते हैं यहाँ अगर मैं उसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उस मैट्रिक्स की क्या क्या डायमेंशन होगी जी। देखें ना दोबारा से इस बात को, हम हमेशा वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन करते रहे हैं और उसकी खसूसियत के बारे में, उसकी फ़ायदे के बारे में बड़ी सारी बातें की हैं कि वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन करें तो आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से हर चीज़ ही हम वेक्टर और मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया हमने। यानी कि इवन यहाँ पे देखें 4 वेट्स हैं तो मैं कहूँ 4 वेट्स हैं बस, ठीक है। हर वेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आउटपुट देखूँ, तो हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा हम जी जो कंप्यूट करेंगे वो वेक्टराइज फॉर्म के अंदर करेंगे, तो इसका मतलब है आपके जो डब्ल्यू है वो भी वेक्टर फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ठीक है, या मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स क्या बनाई जी, शाबाश, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई, तो क्या डायमेंशन रखी उसकी, 2/2। याद आ रहा है, n ऑफ 1 कामा n ऑफ 0। तो यहाँ पे 2 यूनिट है और इनपुट पे भी 2 यूनिट्स हैं, 2 फीचर हैं, तो 2 कामा 2। ऐसा करेंगे तो हम हमने मैट्रिक्स बना ली, तो अब जी हमारा कंप्यूट करना बड़ा आसान हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म के अंदर हम कर रहे हैं। यही बातें हम बहुत ज़्यादा करते रहे इस वजह से जी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा। अच्छा चलिए मैं इस मैट्रिक्स को भी खोल लेता हूँ, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ इस बात को देखना आप। अब ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर एंट्री कैसे रखी है हमने जी, कि पहले न्यूरॉन के जो वेट्स हैं ना उन्हें इकट्ठा कर दें, 1 W1 2, और दूसरी रो के ऊपर क्या है, दूसरे न्यूरॉन के वेट W2 1 W2 2। सही है। अब मैं कहूं पहले न्यूरॉन के, इस वाले न्यूरॉन के वेट्स क्या हैं, जरा बता सकते हैं आप, उसे वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो क्या है जी, शाबाश, W1 ऑफ 1। कितने वेट्स हैं इसके, इसे कितने इनपुट्स वेट मिल रहे हैं, 2। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये क्या है, W1 1 W1 2। शाबाश, मुझे ये बताइए ये फिर क्या है, ये चीज़ क्या है, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ, दिस इज W1 ऑफ 1 ट्रांसपोज। सही है, ये किया हुआ है सारा कुछ हमने। और इसी तरह से ये क्या है, ये W2 ऑफ 1 ट्रांसपोज, ये काम आएगा हमारे। इस बात को, इस वजह से मैं रिकैप कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यानी कि ये दूसरे न्यूरॉन के वेट्स हैं यहाँ पे पड़े। यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली रो पे पहले न्यूरॉन के वेट्स पड़े हैं और दूसरी रो पे दूसरे न्यूरॉन के जो वेट्स हैं वो पड़े। ठीक है, ये बात ज़हन में रहेगी ना, ये अभी इस्तेमाल होनी है। अच्छा जी, ये बेसिक सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। चलें जी, अब फॉरवर्ड पास मैं अब करने लगा हूँ। फॉरवर्ड पास, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ इस बात को सुनिए। यहाँ अब हम करने क्या लगे हैं, ज़रा देखिएगा। मैं ना इन वेट्स को मैं 0 से इनिशियलाइज करने लगा, इन सारे वेट्स को 0 से। इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके दोनों लिंक 0, इसके दोनों लिंक्स पे जो वेट्स पड़े हैं वो भी 0। सही है। फॉरवर्ड पास क्या कंप्यूट करते हैं जी, Z1 कैसे करेंगे जी, शाबाश, Z1 जी, W1 ऑफ W1
और इंटू एक्स। देखे ना ये W की क्या डिमेंशन है, 2/2 हमने क्यों रखा, ये यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। आउटपुट हमें क्या चाहिए, जी वेक्टर किस साइज का चाहिए जी, क्या डिमेंशन होनी चाहिए Z1 की, 2/1, शाबाश। और x इनपुट क्या है हमारी, x इनपुट क्या है 2/1। आउटपुट हमें चाहिए ये। अब ये हमारे पास 4 वेट्स हैं, अब इन 4 वेट्स को मैं कैसे जोड़ूं या किस मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करूं कि आउटपुट जो है मुझे क्या मिले 2/1 की मिले जी। तो उसके उनको आप जोड़ दें किस तरह से 2/2 मैट्रिक्स में। इस वजह से यहाँ पे हम हमेशा 2/2 की मैट्रिक्स कह रहे होते हैं। अब देखें इसकी आउटपुट क्या आ गई मेरे पास 2/, अब बी को मैंने इग्नोर किया होता इस वजह से बी को नहीं, ठीक है। अब हाँ जी क्या वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू है 0 0 0 0, इसकी वैल्यू है x1 x2, क्या आउटपुट आ गई 0 और 0। क्या मतलब Z1 की 2/1 है ना, इसकी ये एंट्री क्या है, दिस इज Z1 of 1, ये क्या है Z2 of। हाँ ये बात समझ आई, इसका क्या मतलब है जी शाबाश, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है Z1 of 1 इज इक्वल टू Z2 of। देखें जी दोबारा से इस बात, जितना मैंने कुछ यहां बताया उसको मैं रीकैप करने लगा। हम बात कर रहे हैं कि 0 से अगर हम वेट्स को इनिशियलाइज करें ना तो प्रॉब्लम आती है, सिमेट्रिक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रॉब्लम क्या है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैंने उसके लिए क्या है कि नेटवर्क बना लिया और हिडन लेयर के ऊपर मैंने जस्ट वेट्स को और हिडन लेयर के ऊपर मैंने Z को कंप्यूट किया बाय इनपुटिंग W विद 0 0। मैंने कहा W की जो वैल्यू रखी है मैंने 0 0 रखी। तो अब हमने देखा जो Z1 हमने कंप्यूट किया ना वो क्या आता है 0 0 आता है। बड़ी ही वजह से मैं बात ऐड करने लगा एक और, भले आप 0 0 रखें या यहाँ पे कोई फिक्स सेम कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, या रखते हैं 6 6 6 6 फॉर इंस्टेंस, स्टिल आप देखेंगे वो क्या देखेंगे Z1 of 1 इज इक्वल टू Z2 of 1, ठीक है। क्या मतलब इस जगह पे जो आउटपुट है और इस जगह पे जो आउटपुट है सेम है, कोई फर्क नहीं, प्रेडिक्शन सेम तरह की हो रही है, ठीक है। सिमेट्रिक समझ आ रही बात। अभी इस बात को मैं और हाईलाइट करने लगा, ये जस्ट मैंने प्रेडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि सेम वैल्यू आएंगी। अभी मैं आपको वेट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी दिखाता हूं कि सेम जो वेट्स अपडेट भी होंगे, इनके जो ग्रेडियंट्स आप कंप्यूट करेंगे या डेरिवेटिव भी लेंगे वो भी सेम आएंगे। वो कैसे है वो अभी बताता हूं। हाँ जी ये बात समझ आएगी फॉरवर्ड पास की। अब जरा बैकवर्ड पास को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी बैकवर्ड पास, हाँ जी बैकवर्ड पास के अंदर मैं जस्ट इस वाली लेयर पे ही फोकस करता हूं। देखिए यहां पे हमने क्या कंप्यूट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, जरा गौर से देखिएगा, लॉस विद रिस्पेक्ट टू dz1, ये मैंने कंप्यूट करना। क्या मतलब dz1 कंप्यूट करना चाह रहा हूं। जैसे Z1 कंप्यूट किया इसी तरह से मुझे क्या करना है dz1। ये कैसे होगा जी, चेन रूल से। बल्कि मैं ना एक और काम ऐड करने लगा हूं जी, जरा गौर से देखिएगा। मैं इस न्यूरॉन का और इस न्यूरॉन का अलग करता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं यहां पे ये 1 है, ये 1 चले। अब ये कैसे होगा कि मैं Z1 को चेंज करूं तो वो फैक्ट किस पे डाल देगी पहले जी, इस वाले न्यूरॉन पे। इसके अंदर भी कैलकुलेशन है क्या Z1 of 2, और अगेन इसका भी हमने ये इग्नोर किया हुआ है एक्टिवेशन फंक्शन, तो उसकी हम बात ही नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है Z1 इट्स अफेक्ट ऑन Z2, सही है, मल्टीप्लाई बाय
हाँ जी, बात समझ आई? जस्ट चेन रूल अप्लाई किया, कुछ भी नहीं, कि मैं इसको चेंज करता हूँ तो वो इनिशियली, यानी कि इसका लॉस देखना चाह रहा हूँ मैं डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू z1 देखना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं चेन रूल के साथ लिख सकता हूँ ऐसे करके कि इसका फैक्ट पहले इस पे और इसका फैक्ट देन फिर लॉस पे, ये करते रहे हम, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से आप जरा देखिएगा dz2, ये क्या आएगा? बिल्कुल ऐसा ही आएगा। उसकी कंप्यूटेशन क्या आएगी जरा देखिएगा, शाबाश। इन दोनों फार्मूलेशन के अंदर क्या चेंज है जी, क्या फ़र्क है? इसके अंदर z1 है और इसके अंदर बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और अभी हम यहाँ पे क्या देख करके आए हैं, z1 इज इक्वल टू z2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे आप लिख दें z1। अब तो ऐसा करने से क्या होगा, दोनों ही बराबर आ गई। क्या मतलब? बैकवर्ड पास के अंदर dz1 ऑफ 1 इज इक्वल टू dz2 ऑफ, हाँ जी, बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं, इस तक, यहाँ तक जो डिस्कशन की है। चलें जी, अब ज़रा मैं इसको बैकवर्ड पास की ही हम बात करें, ठीक है। बैकवर्ड पास, ये मैंने z की बात कर रही, इसके बाद इसके w की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब? बैकवर्ड पास के अंदर dz1 कर लिया, dz1 ऑफ 1 dz2 ऑफ 1। इसी तरह से अब जरा देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू w1। हाँ जी, इसे मैं कैसे लिखता हूँ? सेम, ये मेरा है dw, हाँ जी, ये किस पे इफेक्ट डाल रहा है? और जी शाबाश, बता सकते हैं ये वैल्यू क्या है? ये इसके अंदर यहाँ वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा जी? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z1 विद रिस्पेक्ट टू w1, कौन सी फॉर्मुलेशन है? यहां पे लिखी नजर आ रही कहीं आपको? जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ये इस वाली इक्वेशन का लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w1, तो क्या आंसर आएगा? x, सही है। इसका आंसर आ गया क्या? x। हाँ जी, यहां पे क्या आएगा? ये क्या है? इसे मैं कह दूं dz1, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये है dw1। अच्छा मुझे ये बताएं, w1 की क्या डिमेंशन है? w1 की जी, w1 की क्या डिमेंशन है? dw1 की क्या डिमेंशन होगी? शाबाश, 2/2। सेम, जो w की डिमेंशन है वही dw की है, जो z की डिमेंशन है वही dz की। ये बातें हम बहुत पहले कर चुके हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसकी डिमेंशन है 2/, ये हमें चाहिए 2/2, ये हमें चाहिए। हाँ जी, इसकी डिमेंशन क्या है? dz1 की, dz1 की डिमेंशन वही है जो z1 की है। z1 की डिमेंशन क्या है? 2/1। इसकी डिमेंशन क्या हो गई? 2/1। हमें आउटपुट चाहिए 2/, हाँ जी, x की डिमेंशन क्या है? 2/1। हाँ जी, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और हमें 2/2 मिल सकता है? नहीं, तो फिर क्या करें? इसका ट्रांसफॉर्म ले लें। शाबाश, इसका मैं जैसे ही ट्रांसफॉर्म दूंगा इसकी डिमेंशन क्या हो जाएगी? 2/1 जी, सॉरी 1/2, ठीक है जी। अब देखिए जरा, मैं जस्ट इसके अंदर ना वैल्यू रख देता हूँ, ये dz1, हाँ जी, इसकी डिमेंशन में पता है dz1 है ऐसे, और ये क्या है? dz,
बल्कि ऐसे करते हैं यहाँ ना, ये चूंकि दोनों बराबर है ना, कोई नंबर है तो ये कोई नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, ठीक है, कोई वैल्यू कोई नंबर लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ एक्स नहीं लिखते, एक्स सामने लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना उससे हो जाए ना, कोई नंबर लिख देते हैं, ठीक है जी। टी, चले जी टी, ये टी के साथ रिप्रेजेंट कर, चले टी, ये कोई नंबर है टी, तो इसका मतलब क्या है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ये हमारा एक्स वेक्टर, ये एक्स वेक्टर था, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये क्या बन गया x1 और x, सही है। अब इसके अंदर वो t वैल्यू रख दें, ये है t और ये भी है t, मल्टीप्लाई बाय x1 और x2, जी शाबाश, मल्टीप्लाई करें जी, क्या आंसर आएगा, ये t इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, tx1 tx2 tx3 और tx, सॉरी ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स आ गई, सही है जी, ये बात समझ आ रही है। मैं नंबर, इसको मजीद नंबर लगा देता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ, देखें जरा, ये है, ये मैं कह देता हूँ ये है s, ये कोई नंबर था s, और ये इसको मैं कह देता हूँ ये है p, क्या मतलब ये सेम है ना, ये है s और ये है p, बड़ी तवज्जो से प्लीज, बड़ी तवज्जो से, बड़ी तवज्जो से, सही है। ये मेरे पास आ गई ग्रेडियंट्स की वैल्यूज, सही है। अच्छा जी, यानी कि बैक फॉरवर्ड पास किया, बैकवर्ड पास किया, डी जी कंप्यूट किया, डी डब्ल्यू कंप्यूट किया, उसके बाद क्या करना होता है, फॉरवर्ड पास कर लिया, बैकवर्ड पास कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं हम, वेट अपडेट। मैं वेट अपडेट करने लगा, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज, अब आखिरी स्टेप है बस, सारी बात का हासिल यहाँ पे होने लगा। हाँ जी, W इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू W1 माइनस अल्फा DW1। हाँ जी, W1 क्या है, जहां से बात शुरू की थी जी, W1 की क्या वैल्यू है, क्या रखी थी वैल्यू, जीरोस, ये देखे ना, ये रखा था, ये W हमने 0 रखा था, सही है। तो W वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या, 0, हाँ जी, माइनस अल्फा, हाँ जी, DW1 क्या आया, SP, हाँ जी। अब आंसर इसका क्या आया, ये माइनस अल्फा हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका हम 0 के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो आपको देखें जरा, ये है माइनस अल्फा P माइनस अल्फा S माइनस अल्फा। अच्छा, इसको मैं, ये टर्म देखें जरा, ये वाली टर्म दो सेम है ना, इसको फर्ज किया मैं कहता हूँ ये U है, और इसको मैं कह देता हूँ ये V है, ये U है और ये V है। इसका क्या मतलब है, W मेरा क्या आ गया, जरा बड़े गौर से प्लीज इस बात को, ये U और ये V, ये किसके लिंक, हाँ जी, ये किसके वेट्स हैं, ये U और V किसके वेट्स हैं, ये वैल्यू किसकी हैं जी शाबाश, ये मेरा W है, नया वेट्स आए। अब मुझे आपने बताना है ये U किसका है, U और V किसका है वैल्यू, ये पहली रो के ऊपर वैल्यू किसकी है, पहले न्यूरॉन की, पहले न्यूरॉन के, अब इसका मतलब है ये पहले न्यूरॉन का, ये क्या हो गया, पहले न्यूरॉन की वैल्यू क्या आ गई U, और पहले न्यूरॉन की दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, यही है ना 1 W11, ये है W12, और इसी तरह से ये वैल्यू क्या है दूसरे न्यूरॉन की, ये क्या आ गया U और ये क्या आ गया V। क्या लर्न किया हमने, वेट्स भी सेम जैसे आ रहे हैं। एक तो फॉरवर्ड पास के अंदर आपने ये देखा कि जो प्रेडिक्शन है वो सेम आ रही है, बैकवर्ड पास के अंदर हमने ये देख लिया कि जो वेट्स हैं वो भी सेम आ रहे हैं, जिसका क्या मतलब है, ये दिस इज असिमेट्री प्रॉब्लम, कि दोनों न्यूरॉनों के ऊपर एक तरह की इनपुट के वेट्स हैं, एक तरह के वेट्स हैं, यानी कि जो x1 की तरफ से इनपुट आ रही है ना उस पर सेम वेट्स हैं, x2 की तरफ से जो इनपुट आ रही है वो सेम वेट्स हैं।
ठीक है, ये बात समझ आ रही? दिस इज कॉल्ड सिमेट्री प्रॉब्लम। अब सिमेट्री प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है, देखें, इसकी वजह से ये होता है कि आप कोई इंटरेस्टिंग फंक्शन लर्न नहीं कर सकते। मैं इस बात को रिकैप करता हूं या एक एग्जाम्पल के साथ, जस्ट आपने उसको देखा हुआ है, बहुत पहले देखा हुआ है, और वो हमने न्यूरल नेटवर्क की मोटिवेशन के साथ रखा था, जोड़ा था उसको। हमने ना एक फंक्शन लर्न किया था, उसका नाम था XOR, और XNOR मैंने फंक्शन आपको होमवर्क भी दिया, याद है? इस फंक्शन को हमने लर्न करना था, तो हमने 2 लेयर का नेटवर्क बनाया था। बड़ी तवज्जो से प्लीज, 2 लेयर का नेटवर्क। एक पहली लेयर के ऊपर जो नेटवर्क था ना, उसके अंदर जो पहला न्यूरॉन था ना, वो लर्न करता, फर्स्ट किया मैंने XOR लर्न करना था, तो वो लर्न कर रहा था और दूसरा न्यूरॉन जो था वो लर्न कर रहा था NAND, और ये जो दूसरी लेयर का जो आखिरी लेयर न्यूरॉन था ना, यहां पे ये लर्न कर रहा था AND। अब ये कैसे लर्न हुए कि यहां जो इनपुट थी वो डिफरेंट वेट्स थे, यहां जो इनपुट थी, यानी कि इनपुट तो सेम थी ना, लेकिन ये वेट्स से वो डिफरेंट थे, यहां पे वेट्स डिफरेंट थे, तभी आप इस काबिल हुए कि यहां OR लर्न किया, यहां पे आपने NAND लर्न किया, और इसी तरह से यहां पे भी आपने डिफरेंट फील्ड इनपुट लर्न किए, और जिसकी वजह से आपने क्या मुमकिन हुआ कि आप AND लर्न कर पाए। और अगर मैं इस पूरे नेटवर्क को जोड़ा तो देन आप इस काबिल हुए कि आप XOR फंक्शन लर्न कर पाए। यानी कि कहने का क्या मतलब, अगर देखें जरा, इस हिडन लेयर के ऊपर दोनों तरफ NAND होता, यानी कि आउटपुट क्या आ रही है, NAND आउटपुट एक तरह की वैल्यू Z1 सेम वैल्यूज, यानी हमें पता है OR की जो आउटपुट आती है और जो NAND की आउटपुट है सेम नहीं होती। अगर यहीं मैं OR और R यहां पे डाल देता, और यानी क्या मतलब, यहाँ वेट्स कुछ ऐसे रख देता जिस वजह से ये आउटपुट ही क्या करती, OR करती, यहाँ पे वेट्स कुछ ऐसे रख देता, यहाँ पे आउटपुट क्या होती, OR होती, तो देन हम इस काबिल ना होते कि कोई नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न कर पाते। मेरी बात समझ आ रही है? तो सिमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आपने जब भी वेट्स को इनिशियलाइज करना है तो कभी भी 0 वैल्यू के साथ या किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे ना, तो ये जो न्यूरॉन है ये एक तरह की चीजें लर्न करना शुरू कर देंगे, और अगर आप एक तरह की चीजें लर्न करेंगे तो आउटपुट में जो आप नॉन लीनियर डिफरेंट तरह का इंटरेस्टिंग फंक्शन अगर आप चाह रहे हैं, डिसीजन बाउंड्री चाह रहे हैं, तो वो आप लर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर करना क्या है, 0 से इनिशियलाइज नहीं करना, तो फिर किससे करना है, रैंडम वैल्यू के साथ, यानी कि W's को हमेशा आपने रैंडम वैल्यू के साथ करना। अब वो कैसे करना है, मैं उसको बताने लगूंगा आपको। देखें जी, अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है रैंडम इनिशियलाइजेशन। ये जो W's है ना आपके, मतलब W1, मैं पाइथन कोड लिखने लगा हूं, आपने लिखना है np डॉट रैंडम डॉट रैंड n। हाँ जी, क्या साइज है, पहली लेयर के जो वेट्स हैं 2x2, ये आपने कर लिया, अगर आप गौर से देखिएगा बड़ी तवज्जो से इस बात को। ये करने के बाद यानी कि ये सॉल्यूशन आ गया उसका कि रैंडम इनिशियलाइज करना, ठीक है, 0 से नहीं करना। ऐसा करने से 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी जिसके अंदर रैंडम वैल्यूज होंगी। अब वो रैंडम वैल्यू बड़ी भी हो सकती हैं, कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, W बड़े होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं इसको देखें इस बात, यानी कि आपने ये काम तो कर लिया, ये सॉल्यूशन आ गया। दूसरा इसके साथ आपने एक और काम करना है, वो क्या करना है, इसको छोटा कर देना। इस वैल्यू को जो है, ये जो वैल्यूज हैं, हर एंट्री जो है इसकी यहाँ पे छोटा नंबर आए, इस वजह से मल्टीप्लाई किसके साथ किया मैंने, 0 1 के साथ। मैं अब इसकी वजाहत करने लगा हूँ कि ये बात क्यों हमने की। इस बात की समझ आ गई ना हमें कि ऐसा करने से सिमेट्रिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, रैंडम इनिशियलाइजेशन से सिमेट्रिक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, सेम तरह की प्रिडिक्शन और सेम तरह के वेट्स नहीं लर्न हो। ठीक है, अच्छा, अब इस छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होता है मैं उसको बताने लगा बड़ी तवज्जो से, एक दो लफ्ज सेंटेंस के अंदर ही। देखिए, हमें पता है Z1 क्या होता है, देखिए जरा, Z1 इज इक्वल टू W1 इंटू X।
सही है। अब देखें, अगर मेरा W की वैल्यू बड़ी होगी तो Z की वैल्यू क्या आएगी जी? बड़ा एक नंबर आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, फॉर इंस्टेंस आप 10H यूज करते हैं, 10H यूज करते हैं और Z की वैल्यू बड़ी आती है, तो Z की वैल्यू बड़ी है तो क्या नुकसान होता है? 0, ग्रेडियंट्स किल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, Z को यानी कि W को जो शुरू करते हैं वो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो Z कंप्यूट हो उसके अंदर छोटी नंबर हो, ताकि स्लोप जो है वो 0 ना आए। ये मेरी बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब और तरीकाकार भी है, इंशाल्लाह वो हम डीप लर्निंग कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये नंबर ना यूज करें, Z इनिशियलाइजेशन एक और तरीकाकार है, उसको इस्तेमाल करें इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई दिस रैंडम वैल्यू विद सम कांस्टेंट नंबर। ठीक है, वो क्या है वो अभी इस वाले कोर्स का हिस्सा नहीं है, इस वजह इस बात को मैं छोड़ता हूँ। अच्छा जी, ये W1 को आप इनिशियलाइज कर लिए, इस तरह से W2 को कैसे करेंगे? W2 इज इक्वल टू NP डॉट रैंडम डॉट रैंड n 2/1। हाँ जी, क्या साइज है, दोबारा से बताएं जरा। W2 का क्या साइज है? W2 की मैट्रिक्स का क्या डिमेंशन होनी चाहिए? 2/1। इसकी डिमेंशन मुझे आपने बताई ना, इस लेयर की जो W1 मैट्रिक्स है उसकी डिमेंशन आपने बताई है 2/2 है। हाँ जी, इस लेयर की जो मैट्रिक्स है जिसका नाम 2 है, इसकी डिमेंशन क्या है जी? 2 बाय, फार्मूला भूल गए हैं, n2, n1। हाँ जी, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट लेयर 2 क्या है? 1, 2। अगर ये रखेंगे ना तो देन आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वेक्टराइज इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रखना है मुझे? 1/2। अगेन इसे मल्टीप्लाई करें किसी छोटे एक नंबर के साथ। अच्छा, इस तरह से बायस कोई ज़रूरत नहीं है उसे आप रैंडम इनिशियलाइज करें, अगर कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, तो उसे जनरली अगर आप 0 से इनिशियलाइज भी करते हैं तो इट्स स्टिल ओके। ठीक है जी, बायस कितनी है जी? 2/। इसी तरह से आपका, हाँ जी, B2 क्या है? B2 की डिमेंशन क्या है? जस्ट 1। ठीक है, तो इसे 0 के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मेरा ख्याल है यही वाइंड अप करते हैं। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है, मैं 2 सेंटेंस के अंदर बताऊँ ना, एक्टिवेशन फंक्शन हमें रिलू यूज़ करना है, और दूसरी बात हमने क्या सीखी है, हमें रैंडम इनिशियलाइजेशन करनी है W's को, बस ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उसकी डिसीजन इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास के।